हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था ईवीएस की, हमने फर्स्ट क्लास में फूलों वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। तो ईवीएस की सीटेट के पेपर फर्स्ट के लिए जो थ्योरी क्लास चल रही है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वहीदा प्रिज्म खान के बारे में कि वहीदा प्रिज्म खान कौन थी, इनके बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो जितनी भी आपको जो ईवीएस की थ्योरी क्लास कराई जा रही है वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड है। तो एनसीईआरटी में जो वहीदा प्रिज्म खान है, इनके बारे में क्या क्या थॉट्स दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर है। यानी कि जो वहीदा प्रिज्म खान है वो कौन थी, तो ये है लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म खान है। ये भारतीय जो नौसेना होती है उसमें डॉक्टर की पोस्ट पर है। उसके बाद नेक्स्ट है, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। तो जो वहीदा प्रिज्म खान है उनके बारे में हमें क्या चीज याद रखनी है कि ये जो हमारी सेना है, नौसेना है, उसमें ये डॉक्टर की पोस्ट पर है। ये यानी कि जो भी जितनी भी कामकाजी महिलाएं होती है उन सभी में से चुनी गई महिलाओं में से एक स्पेशल पोस्ट पर है, जो कि समुद्री जहाज पर काम करने वाली महिलाओं में से एक डॉक्टर की पोस्ट पर काम करती है। उसके बाद है, ये एक ऐसी पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। तो जो वहीदा प्रिज्म खान है, ये एक ऐसी महिला है जिन्होंने भारतीय नौसेना में एक पूरी परेड है उसकी पूरी कमान को संभाला था। और किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है, यानी कि इस परेड की पूरी कमान को एक लेडीज के द्वारा संभालना जो हमारी सेना है, इन सभी में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है एक लेडीज के लिए, कि लेडीज के द्वारा ये काम किया गया है। इनके गांव का नाम थन्ना मंडी है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। जो वहीदा प्रिज्म खान है, अगर इनके बारे में क्वेश्चन आता है, इनके गांव का नाम क्या है, इनके गांव का नाम है वो है थन्ना मंडी, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। यानी कि जो थन्ना मंडी है वो कहां पर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। वहीदा प्रिज्म खान कौन थी, भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर की पोस्ट पर कार्यरत थी। इन्होंने भारतीय नौसेना में एक पूरी परेड जो होती है, उस पूरी परेड के अंतर्गत जो उनकी कमान थी वो संभाली थी। तो ये लेडीजों के लिए काम करने में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ईवीएस में क्या होता है, सारी चीजें टॉपिक वाइज चलती है। अलग अलग जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स दी गई है, एनसीईआरटी बुक्स में अलग अलग चैप्टर से अलग अलग क्लासेस के द्वारा इन्हें कलेक्ट किया गया है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं पोस्टल कोड के बारे में। जो पोस्टल कोड होते हैं वो क्या होते हैं और उनका किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो जो पोस्टल कोड होता है, जिसे हम जिप कोड या पिन कोड भी कहते हैं, जो पोस्टल कोड होता है उसे या तो हम जिप कोड कहते हैं या फिर पिन कोड कहते हैं। इंडियन पिन कोड नंबर का जन्म 15 अगस्त 1972 को हुआ था। तो इंडियन पिन कोड का जो जन्म है, यानी कि किस दिन से ये पिन कोड लगने स्टार्ट हुए थे, तो वो डेट थी 15 अगस्त 1972। इस दिन से जो हमारे इंडिया है यहाँ पर पिन कोड को उस टाइम से यूज करना स्टार्ट किया था। जिप का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉन इम्प्रूवमेंट प्लान। यानी कि जो जिप का फुल फॉर्म अगर पूछने के लिए आ जाता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जॉन इम्प्रूवमेंट प्लान। उसके बाद नेक्स्ट है, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो अगर जिप का फुल फॉर्म आता है तो क्या बताएंगे, जॉन इम्प्रूवमेंट प्लान। और अगर पिन का फुल फॉर्म आ जाता है तो क्या बताएंगे, पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो ये सारी चीजें हमें किसके बारे में याद रखनी है, पिन कोड के बारे में याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं पिन कोड, यानी कि पोस्टल कोड। ये 6 डिजिट का एक यूनिट नंबर होता है। जो हमारा पिन कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का होता है। जिस प्रकार से इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। तो पिन कोड को अगर देखा जाए तो क्या चीज होती है, 6 डिजिट का एक नंबर होता है। और के नंबर में पूरे एरिया की जानकारी छिपी हुई होती है। ये हमें उन्हीं अंकों से पता चलता है। यानी कि पूरी एरिया में कुछ ऐसे कोड स्थापित कर दिए जाते हैं जिसके द्वारा हम उसकी ये मतलब कहाँ का कोड है, किस जगह पे लगता है, किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये सारी चीजें उसी पूरे कोड के अंदर छिपी हुई होती है, जिनके जरिए हम उस जगह का पता लगाते हैं कि इससे पोस्ट कार्ड को कहां पर भेजना है। यानी कि इस पिन कोड पे जो नंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा हमें पता चलता है कि जो हम पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं, जिसपे हम ये पिन कोड को लिख रहे हैं, उसके द्वारा हमें पता चलता है कि पोस्ट कार्ड को कहां पर भेजना है। पहला अंक क्षेत्रों में से एक को इंकित करता है, यानी कि जो इसका फर्स्ट वर्ड होता है वो किसी क्षेत्रों में से क्षेत्र विशेष को इंकित करता है, यानी क्षेत्र विशेष के बारे में बताता है। दूसरा अंक होता है वो उपक्षेत्र या फिर पोस्टल सर्कस, यानी राज्यों में से किसी एक को अंकित करता है। यानी कि जो उसका दूसरा वर्ड होता है वो किस चीज को अंकित करता है,
उसके जो मतलब जो हमें पता चला है कि पोस्ट कार्ड कहाँ पर भेजना है। फर्स्ट अंक होता है वो तो हमें क्षेत्र के बारे में बताता है, दूसरा होता है वो उसके उप क्षेत्र के बारे में बताना है, यानी कि किस राज्य के अंदर ये जाएगा। उसके बाद होता है तीसरा अंक, ये छटाई और राजस्व जिले को दर्शाता है। ये क्या करता है, किसी भी जगह के राजस्व जिले के बारे में बताता है। उसके बाद जो फोर्थ नंबर होता है, 3 अंक जो वितरण किए जाते हैं वो डाकघर से संबंधित करते हैं, यानी किस डाकघर में इस पोस्ट पिन कोड को लगाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करने वाले हैं ईवीएस में दिए गए जो खेल होते हैं उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल होते हैं उसमें हम कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। जो कबड्डी होती है उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, किस प्रकार से खेली जाती है, क्या बाउंड्री लाइंस होती है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सारे फैक्ट एनसीईआरटी में दिए गए हैं। कबड्डी खुले मैदान में 2 टीमों के बीच खेली जाने वाला एक प्रमुख खेल है जिसमें कि 12 खिलाड़ी होते हैं। जो कबड्डी होता है ये कितने खिलाड़ियों के साथ में खेला जाता है, इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी इनमें से केवल यही पूछ लिया जाता है कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12 होते हैं। और ये कहाँ पर खेला जाता है, एक खुले मैदान में खेला जाता है। खेलते समय 7 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में खेलते हैं और 5 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी घायल होता है तो उसकी जगह अन्य अतिरिक्त खिलाड़ियों को वहां पर भेज दिया जाता है, फिर वह उसकी जगह पे खेलते हैं। यानी कि जो जब ये स्टार्ट किया जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, 7-7 खिलाड़ी टीमों के अंदर खेलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसमें 5 खिलाड़ी जो होते हैं, मतलब पहले इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं जो वहां पर खड़े होते हैं। जब भी कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है या उसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उन खिलाड़ियों को उनकी जगह भेज दिया जाता है और वो उसकी जगह पे खेलते हैं। कबड्डी खेल 15-15 मिनट की 2 पारियों में होता है और दोनों पारियों में 5 मिनट का इंटरवल होता है, यानी कि मध्यावकाश होता है। तो जो कबड्डी खेल होता है वो कैसे खेला जाता है, 2 पारियों में खेला जाता है। कितना टाइम होता है, 15-15 मिनट का टाइम लगता है दोनों पारियों के बीच में, और इसके बीच में 5 मिनट का इंटरवल होता है, यानी 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। कबड्डी खेल का मैदान 11 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा आयताकार रूप का होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कबड्डी खेल का जो मैदान होता है वो कैसा होता है, तो ये 11 मीटर लंबा होता है और 8 मीटर चौड़ा होता है, और इसका रूप कैसा होता है, ये आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार इस प्रकार से होता है। यह 2 बराबर भागों में बटा होता है, यानी कि ये जितना भी होता है 11 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा एक आयताकार रूप में होता है, जो कि 2 पार्टों में डिवाइड होता है। उसके बाद है कबड्डी खेल के अंदर निम्नलिखित लाइनें होती हैं। अगर पूछा जाता है कबड्डी खेल के अंदर कौन कौन सी लाइनें होती हैं, तो जो कबड्डी खेल होता है उसमें हमारी बाउंड्री लाइन होती है, प्ले एरिया लाइन होती है, मिड लाइन होती है, बोनस लाइन होती है, बोलक लाइन होती है। ये सभी कबड्डी खेल की लाइन से संबंधित है। अगर पूछा जाता है कबड्डी के जो खेल खेला जाता है उसमें कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, तो ये बाउंड्री लाइन होती है, प्ले एरिया लाइन होती है, मिड लाइन होती है, यानी जो कि ये मिड लाइन है, और उसके बाद बोनस लाइन होती है और बोलक लाइन होती है, यानी ये सारी चीजें होती है। तो कबड्डी में अगर लाइंस के बारे में पूछा जाता है तो हमें क्या बताना है, ये सारी चीजें। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एनसीईआरटी के फैक्ट में से ईवीएस की क्लास में पूछा ही जाता है, तो यानी कि जो आपका ईवीएस का पेपर होता है उसमें पूछा ही जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, यानी कि जो रेगिस्तानी ओक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। अगर पूछा जाए तो जो रेगिस्तानी ओक होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 11 से 12 फीट, और इसकी पत्तियां बहुत कम मात्रा में होती है। तो जो रेगिस्तानी ओक होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी जो पत्तियां होती है वो कैसे होती है, बहुत कम होती है। इस पेड़ की पूरी जो लंबाई होती है, यानी उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, तो वो 11 से 12 फीट की होती है। यह पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 मीटर तक जाती हैं। इस पेड़ की जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर 250 से 300 मीटर तक जाती है, जब तक पानी में तक ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तनों में जमा रहता है। इस पेड़ की जो जड़ें होती है, यानी इस पेड़ की जो जड़ होती है वो कहाँ तक जाती है, 250 से 300 मीटर तक जाती है। ये कब तक जाती है, जब तक कि ये पानी तक ना पहुंच जाए। इसकी जो जड़ होती है, यानी जो इसका तना होता है उसी में पानी को एकत्रित कर लिया जाता है।
जब कभी इस लायक के पानी नहीं होता है या पानी की कमी हो जाती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला सा पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो हम इसे अगर आसान भाषा में समझे तो क्या होता है, जो रेगिस्तानी ओक होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पे पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं वो लगभग 300 मीटर अंदर तक यानी कि जमीन के अंदर तक जाती है। इसमें जब भी कभी रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो इसका तने में क्या होता है, जो इसका तना होता है इसमें क्या होता है, बारिश का पानी जमा हो जाता है। तो जब भी इसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है तो इसमें क्या करते हैं, वहां के जो स्थानीय निवासी लोग होते हैं वो इसके तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं जब भी रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती है। तो इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यही होते हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं सब्जियों के बारे में। जो सब्जियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी सब्जियों के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अधिकतर सब्जियां पौधों के फूलों की होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, उससे आयरन मिलता है। यानी कि जो कुछ सब्जियां होती है वो तो क्या होती है, कुछ सब्जियों को हम जो पेड़ों की पौधों की जो फूल होते हैं उनके रूप में खाते हैं, कुछ होते हैं जिनके हम तने को खाते हैं, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी हम जड़ों को खाते हैं। और अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले कि आंवला और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं इनसे हमें आयरन भी प्राप्त होता है, यानी कि इनसे हमारा ब्लड भी बढ़ता है। तो ये सारी सब्जियों के द्वारा क्या होता है, हमें आयरन मिलता है। विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश से आने वाली सब्जियां कौन सी है, जैसे कि हरी मिर्च है, टमाटर है, आलू है। ये सारी सब्जियां कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से आई, यानी कि हमारे इंडिया की सब्जी नहीं है। कौन कौन सी सब्जी, हरी मिर्च, टमाटर और आलू, ये कहाँ से आए हैं, साउथ अमेरिका से आए हैं। उसके बाद है गोभी और मटर, इन दोनों के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये कहाँ से आई है, यूरोप से आई हुई सब्जी है। ये सब्जी का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, यूरोप के अंदर होता है। उसके बाद है कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से, गोभी और मटर ये कहाँ से आई है, यूरोप से, कॉफी, बीन्स और भिंडी ये कहाँ से आई है, अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से आई है। यानी कि जो सोयाबीन है वो कहाँ से लाई गई है, इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, चीन में होता है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो कौन सा है, बीज के बारे में। तो बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर रखते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब भी हमें किसी भी बीज को सुरक्षित या सेफ तरीके से रखना होता था तो पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, एक लौकी जो होती है जिसे जो सूख जाती है उसके अंदर से उसे साफ कर लिया जाता था और उसी के अंदर बीज रख दिए जाते थे। सूखी हुई लौकी के अंदर बीज रखने के बाद उसे बंद कर दिया जाता था और उसके ऊपर मिट्टी से लेपन कर दिया जाता था। तो ये सबसे अच्छी प्रोसेस होती थी जो बीज होते हैं उनको सुरक्षित रखने की। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं, कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद से किस प्रकार से जाते हैं, तो इनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो कई बार देखा होगा, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा होता है कभी कभी वेलक्रो के बारे में, जैसे हम पढ़ते हैं तो कई बार जंगलों में देखे होंगे कुछ ऐसे चिपकने वाले पौधे जैसे होते हैं, उनको हर जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो कई बार चिपककर जो बीज होते हैं वो जैसे हमारे कभी कपड़ों में चिपक गए, हाथों में चिपक गए, तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है बीज खुद को भी दूर फेंक देते हैं, मतलब क्या होता है, कई बार कई फलियां ऐसी होती है जिनमें बीज चिटक कर, जैसे बोलते हैं बीज में फली अगर खुद से टूट जाती है तो वो क्या होता है, जब पक जाती है कोई भी फली खुद से टूट जाती है तो उसमें से बीज हैं जो चिटक कर एक जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं। और कभी कभी पानी के जरिए भी जो बीज होते हैं उनका स्थानांतरण हो जाता है पानी में, जैसे कई बार पानी में बीज चले गए, पानी के जरिए बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसी भी बीज का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो चिटक कर भी होता है, कपड़ों से चिपक कर भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और कई बार पानी के जरिए भी बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पक्षी अपनी चोंच में बीज को दबाकर ले जाते हैं, जब बीच में कहीं गिर जाता है तो वहां पर पौधा उग जाता है। तो कई बार क्या होता है, पक्षी जो है भोजन खाने के लिए आते हैं और चोंच में अपने बीज को दबा के ले जा रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है उनके मुंह से वो छूट के गिर जाता है, तो वहां पर क्या होता है एक पौधा उग जाता है। तो इस प्रकार से बीजों का भी स्थानांतरण हो जाता है। सोयाबीन की फलियां पकड़कर
अपने आप हट जाती हैं तथा उनमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। यानी कि सोयाबीन की जो फली वगैरह होती है इनमें कई बार पकने के बाद में ये खुद से फट जाती हैं, तो चिटक कर बीज दूसरी जगह गिर जाता है। इसी प्रकार से जो बीज होते हैं उनका स्थानांतरण होता रहता है। काली मिर्च, सौंफ आदि के भी बीज होते हैं। तो जो काली मिर्च होती है, सौंफ होती है, इनके भी आदि चीजों के भी बीज होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, और ये सारे बीज की श्रेणी में भी आते हैं। अगर देखा जाए, पूछा जाता है आपको क्वेश्चन कि जो बीज होते हैं उनको सेफ कैसे रखा जाता है, तो पिछले टाइम में लौकी को क्या करते थे, ऊपर से मिट्टी का लेपन करके लौकी की, सूखी हुई लौकी के अंदर बीजों को रखकर और उनको सेफ किया जाता था, सुरक्षित किया जाता था। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में भी बीज पाया जाता है। अगर पूछा जाता है कौन कौन से बीज वाले फल, सब्जी, ये सारी चीजें होती हैं, तो क्या क्या होता है, नाशपाती है, भिंडी है, करेला है, खीरा है, टमाटर, चीकू, इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है, बीज पाया जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि मिट्टी में अगर गोबर लगाकर रखा जाए तो मिट्टी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बीज के बारे में ही। कपड़ों में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए तो उनमें से आधे अंकुरित हो जाते हैं और आधे नहीं होते हैं। इसके कारण निम्नलिखित होते हैं। तो कई बार देखा जाता है कुछ बीजों को हम कपड़े में भिगोकर रख देते हैं, यानी कपड़े में लपेट कर उन्हें गीला करके रख देते हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें हम पानी में डालकर रख देते हैं। तो कई बार देखा गया है कि जो बीज हमने कपड़े में बांधकर रखे हैं वो बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, जबकि जिन बीजों को हमने पानी के अंदर भिगो के रखा है वो बाद में अंकुरित होते हैं। तो इनके अंकुरित हो जाने के कारण भी कई होते हैं बीज क्षतिग्रस्त होता है और बीच बीच से टूट गए थे। यानी कई बार क्या होता है, ये जो कपड़े में बंधे हुए आधे बीज हैं, आधे बीज अंकुरित हो जाते हैं, आधे नहीं होते हैं। तो उनका रीजन क्या होता है, कई बार जो बीज होते हैं वो बीज से क्षतिग्रस्त मतलब टूटे हुए होते हैं, तो वो भी जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। बीजों में कीड़े लग चुके होते हैं और कुछ बीज बिना बीज के उगते हैं, जैसे गुलाब है, गन्ना है, केला है इत्यादि। यानी ये सारे कारण भी होते हैं जिससे बीज अंकुरित हो जाते हैं और कुछ बीज जल्दी अंकुरित नहीं हो पाते हैं। माइक्रोस्कोप से अगर बीजों को बारीकी से देखने पर पता चल जाता है कि बीजों में छोटे छोटे होते हैं और इनकी मदद से बीज कपड़े में रेसे में चिपक जाते हैं। और ये देखकर मास्टर को एक आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों चिपक जाते हैं, वेलक्रो से मतलब आपस में चीजें चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज होती है, जैसा कि आपने अपने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर देखा होगा, इसका इस्तेमाल भी किया होगा। ये एक तरीके की चिपकन होती है जो कि चिपक जाती है और छूट जाती है। तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या हमने देखने के लिए मिला कि एक बार का टाइम है जिन्होंने वेलक्रो का जो आविष्कार किया था वो क्या थे, जंगल के रास्ते होते हुए निकल रहे थे। तो कई बार वहां से क्या है, एक बीज जैसा होता है जिसपे चारों तरफ इस टाइप से कांटे से लगे होते हैं, वो क्या होता है कई बार कपड़ों पर चिपक जाता है। तो जब वो उनके कपड़ों पर चिपक गया तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये ऐसे इस प्रकार से कपड़े पर चिपक जाता है तो इसके द्वारा एक चिपकने वाली चीज को बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने वेलक्रो लगा हुआ देखा होगा, कई बार वो शूज पे लगा होता है चिपकाने के लिए। कई बार हमने देखा होगा कि जो वेलक्रो होता है वो जूते के पट्टे पर लगा होता है। यानी ये जो वेलक्रो बनाने का आइडिया आया वो कहाँ से आया, यही जो वेलक्रो जो इसके रेसे हैं, यानी कि ये जो बीज है इसके रेसे क्या होते हैं, कपड़ों पर चिपक जाते हैं। तो यही से एक इंसान को एक आइडिया आया था कि वेलक्रो को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया और इस सभी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई और यहीं से वेलक्रो का आविष्कार कर दिया गया। तो आज की हमारी ईवीएस की थ्योरी क्लास में फिलहाल आज हम इतना ही रखेंगे। आपकी ईवीएस की क्लास पर डे 1 बजे लवली एग्जाम जोन पर चलाई जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपको क्लास में कमी लगती है या कोई भी चीज ऐसी है, कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, वो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपकी इसी प्रकार की क्लासेस जितनी भी हैं, सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए लगातार कराई जाएंगी। सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट करा दी जाएंगी। सीडीपी और ईवीएस प्लस आपकी पेडागोजी जो कि आपकी लवली एग्जाम जोन पर आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी जाएगी। इसके पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो आज के लिए हमारी ईवीएस की थ्योरी क्लास में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।